शाम को नाज़रीन प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन होने हैं, अदालती फैसला हमारे सामने है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और किसी के कानों पे कोई जूं तक नहीं रेंग रही। अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। पीटीआई ज़हनी तौर पर तैयार होकर बैठी है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे, ये इलेक्शन नहीं कराने देंगे। दूसरी तरफ आज मरीम नवाज साहिबा ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ इस्लामाबाद में वो मौजूद थी वर्कर्स कन्वेंशन के सिलसिले में, और उन्होंने जो अदालती निज़ाम है, जो अदलिया है, जो अदालतें हैं, उन पर बड़े सवालात उठा दिए, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साथ के साथ उन्होंने कहा कि जी वो सहूलत कार बने हुए हैं इमरान खान साहब के, और उसके साथ साथ एक और उन्होंने दिया है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस भी जल्दी माफ़ हो जाएंगे। इसके कुछ आपस में ताने बाने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये तो हमें देख के पता चलेगा। बट एनीवेज आज इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी एक अंदिया दिया। उन्होंने कहा कि ये अब अदलिया पे दबाव डालेंगे और अपने कारकुनों को कहा कि आप तैयार हो जाएँ अदलिया के साथ खड़े होने के लिए, और अनकरीब शायद वो वक्त भी आ जाए। जेल भरो तहरीक का अंदिया का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब मजीद क्या कह रहे थे ये ज़रा सुन लेते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से एक और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे डाला है, और उसमें उन्होंने कहा है कि असल साजिश तो बाजवा साहब ने की थी, वो तो हमें बाद में पता चला वो अमेरिका से नहीं आई थी बल्कि पाकिस्तान से अमेरिका गई थी। क्या कहते हैं इमरान खान साहब, ज़रा पहले आज ये सुनते हैं। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो, ये नवाज शरीफ की शराइत है। इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है कि ये तब इलेक्शंस करवाएंगे, ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं। हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे, हर किस्म की इनकी एक ही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अदलिया फिर इन ताकतवर का, इन चोरों का साथ दे। मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप कि अपनी अदलिया के साथ अपने खड़े होना है, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई की भरपूर कोशिश है कि किसी तरह इंतखाबात हो जाएं, और जिस तरह से असम्बली तहलील की है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मनवन अमल भी हो। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज कराची में गुफ्तगू की, वो क्लिप भी सुनते हैं। इलेक्शन जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन जो है वो करवाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भले अप्रैल में हो या वो हो अक्टूबर में, हम इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक राय है कि इलेक्शन इस वक्त मुल्क को जो मुआशी तौर पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं और दहशत गर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका वो हल नहीं है। ये इलेक्शन जो आइन में दी गई स्कीम के टेकर सेटअप के बगैर होंगे, इनके रिजल्ट्स को तस्लीम करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे और एक नई अफरा तफरी और अनारकी की तरफ मुल्क चला जाएगा। इसलिए इलेक्शन में दी गई स्कीम के केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, और उसके भी तो कोई मानी है ना, उसकी भी तो कोई वजह है, उसके जो है वो मुताबिक होने चाहिए। ये सारे ख्याल किया राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, और जिस इंटरव्यू की इमरान खान साहब की बड़ी धूम है, जिन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने एक और यू टर्न लिया। वो क्या कह रहे थे ये भी सुन लेते हैं। दिस इज़ अ पास्ट, वी हैव टू मूव ऑन। चले जी, प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, उसके बाद वो सवालात भी रखूँगी। हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। राजा अमीर अब्बास साहब सीनियर लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, अपना शो भी करते हैं। इसी तरह से मुजाहिद बरेलवी साहब अपना शो करते हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई वो क्वेश्चन अपने नाजरीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रख देती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सवाल नंबर 1, मरीम नवाज का अदलिया पर इमरान खान को सहूलतकारी फराहम करने का इल्ज़ाम और हालिया अदालती फैसलों पर भी सवालात। तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ के मुकदमात का जल्द खत्म होने का भी इंदिया। क्या अदलिया को दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है? सवाल नंबर 2, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान ना हो सका। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार पाएगा या कोई आईनी ऑप्शन बरूए कार लाया जाएगा? सवाल नंबर 3, इमरान खान का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू साजिश अमेरिका ने नहीं बल्कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने तैयार की। एक और यू टर्न या अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात की जानिब एक कदम? बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, अगर दोनों की शख्सियात की। मुजाहिद बरेलवी साहब, क्योंकि हमें टेलीफोन पे वैसे उन्होंने ज्वाइन किया है, होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत देर तक, तो ज़रा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, मरीम नवाज साहिबा मुलाकातें कर रही हैं अदलिया के हवाले से। अच्छा, ये हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी रविश है, इसका जवाब ज़रा आप दीजिएगा।
जब अदलिया से रिलीफ मिले तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर यही रिलीफ किसी और को मिल जाए तो फिर अदलिया पे सवालिया निशान और सहूलतकारी का इल्ज़ाम, ये सिलसिले कब तक पाकिस्तान में इसी तरह से चलते रहेंगे? एक तो नादिया एक शुक्रिया। दरअसल मुश्किल ये है कि पहले जो मरियम नवाज हो या बिलावल हो या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जब ये मीडिया के सामने आती थी या प्रेस के सामने आती थी तो उनके सामने सीनियर जर्नलिस्ट होते थे। या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था जहाँ कैमरे लगा दिए जाएं और वो जो चाहे करें और उसके बाद वो रुखसत हो जाएं। और वो हमारे जो सीनियर्स थे वो इवन भुट्टो हो, शरीफ हो, ये हो, उनसे कंसल्ट करते थे। अब अगर मरियम बीबी, अगर शायद मैं या मेरा जैसा कोई सहाफी होता तो उनसे मालूम करता, बीबी आपको मीडिया की अदलिया की पता है ये कौन है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था? और ये सुप्रीम कोर्ट पे हमले के बाद वो अभी तक वीडियो मौजूद है और अगर आप चाहें तो वो आपको सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए कि लाहौर से बस भरकर इस्लामाबाद गई थी और उस वक्त वहां पर सज्जाद अली शाह के नासिर पंजाब हाउस में ठहरे थे। फिर इन्होंने जाके हमला किया और जब वापस आए तो वो हाथ माइक में था हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के और कह रहे थे उसी जब लाहौर वापस जाओ ना तो नान कीमा खा के जाना। ये इनकी हिस्ट्री है। पता नहीं मरियम बीबी उसे बहुत बच्ची होंगी, उनको ये नहीं पता कि ये तो इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का हमला नहीं होगा। और बदकिस्मती थे जैसे नासिर हसन राइट जैसे पाए के वकील थे, मैंने उनसे मालूम किया कि वो मुल्जिमान उनको एक माह की सजा दी गई, वो बाद में जो है वो रिहा भी हो गए। रियाउलक जैसे आमिर जिसने आमिर का रोन डाला, मियाँ साहब को वो कहते थे मेरी उम्र लग गया और मियाँ साहब ये शराय ये जो है ना इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद उस पर खड़े होकर कहते थे कि मैं उस फौजी डिक्टेटर का मिशन पूरा करूंगा, मैं कितना जाऊं। फिर बाद में 13वीं और 14वीं तरमीम किस तरह हुई, बाद में जो तरमीम हमारी ईसा के जमहूरियत के जरिए बेनजीर भुट्टो साहिबा और वो नवाज शरीफ साहब करते रहे, उनमें सबसे किस तरीके से अदलिया और मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप जो उनका सबसे बड़ा तर्जुमान बना हुआ है, ये 24 सफ़े का अखबार 4 सफ़े में रह गया था और उसका मालिक आंखों से रोता था कि जनाब उसके साथ ये सलूक किया गया। तो हमें जो है ना ये फायदा उठाते हैं हमारी सॉरी टू से जो मौजूदा जो मीडिया के लोग हैं या मौजूदा जो बेचारे लोग हैं उनकी लाइल्मी से। वो समझते हैं लोग इनसे कोई सवाल नहीं करते, तो अगर ये आए तो हम इनसे पूछें। आप जरा बताइए कि मीडिया के हवाले से अदलिया के हवाले से आपकी क्या तारीख रही है? ठीक है, तो मैंने चंद झलकियां बताई हैं नादिया आपको। मुझे पता है सर, पूरी तारीख आपको असबर याद है, तो मैं जरा नसरुल्लाह मलिक साहब से भी देख लेती हूँ, उनकी भी याददाश्त का इम्तिहान ले लेते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे या मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि ये रविश कब खत्म होगी कि अपने हक में फैसला आए तो बल्ले बल्ले, दूसरों के खिलाफ आए तो सहूलतकारी? अहम सवाल आपका है कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात ये चाहती है कि अगर अदलिया उनके हक में फैसला करे तो बहुत अच्छी अदलिया है, अगर फैसला उनके खिलाफ आ जाए तो बड़ी बुरी अदलिया है। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ आपके अदालती फैसले भी इस बात की गवाही देते हैं कि अदालतों ने भी अपना काम उस तरीके से नहीं किया जो मेरिट और असूल की बात इस मुल्क में होनी चाहिए थी। इसलिए बहुत से फैसलों के ऊपर आज भी एतराज़ात उठते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट पर हमले का। मैं थोड़ा सा अगर उसमें ऐड कर सकूं तो जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था वो इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हुए थे। अख्तर रसूल साहब, अभी आपको याद होगा, वो 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। वो जितने लोग अदालत ने नॉमिनेट किए थे उन सबको डिस्क्वालीफाई करके इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था। जरा तसव्वुर कीजिए, जो लोग एतराज करते हैं या जिन लोगों को अब एतराज होता है कि अदालत जो है कहीं ना कहीं अगर किसी की साइड ले लेती है तो उसकी जिंदा मिसालें तो आजकल आपको मिल सकती हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कुछ नहीं कहा, आजम स्वाति साहब ने क्या कुछ नहीं कहा, इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं कहा। तलाल चौधरी डिस्क्वालीफाई, दानियाल अजीज डिस्क्वालीफाई, निहाल हाशमी डिस्क्वालीफाई, इलेक्शन से बाहर कर दिए गए। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे ने जो कुछ भी कहा है सबके लिए आम माफी का ऐलान है। ये मेरे ख्याल में जब हम तजिया करें तो हमें ये तराजू जरूर पकड़ना चाहिए कि किसका कितना कसूर, किसके साथ कितनी दी गई। शहबाज शरीफ साहब के केस का फैसला है, अदालतों को जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा, अगर आप वो टीवी पे चला दें तो शायद आपको नोटिस आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब को कुछ नहीं कहा गया।
इसी तरीके से जब हमजा शहबाज के केस का फैसला आया, उस पर जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में जब हम कोई ऐसा तजिया करें तो हमें ये चीजें सारी पेश नजर रखनी चाहिए कि लोगों को एतराजात क्यों होते हैं। रही बात ज़ियाउल हक साहब की या नवाज साहब की सियासत में आने की, इसमें कोई शक नहीं। नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से वो इक़्तिदार में आए थे, क्या यही बात इमरान खान साहब के हवाले से नहीं की जा सकती? तो इसलिए हम ये देखें ना, जो गेट नंबर 4 की बातें शेख रशीद साहब किया करते थे और इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं कहा अपने इक़्तिदार से निकलने के बाद कि जी जिस तरीके से हमें जनरल बाजवा ने सपोर्ट की। ठीक है मलिक साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये इस पे दोबारा इस पे आऊंगी जरा। मैं अदालती मामलात को जो टॉपिक है वो जरा आगे बढ़ाते हुए, मरीम नवाज साहिबा ने जब ये सवालात राजा अमीर नवाज साहब उठाए, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया या सहूलतकारी की बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब पे जल्द ही केसेस के खात्मे का उन्होंने भी अंदिया दिया। अब कुछ लोग इसके डॉट्स कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, यही जिम्मेदारी मैं आपको भी देती हूँ, जरा कोई डॉट्स कनेक्ट होते हैं इनमें आपस में? देखिए, डॉट्स अभी बरेलवी साहब ने बड़े अच्छे कनेक्ट किए और बताया कि ये तसलसल कैसे चल रहा है और अदलिया के बारे में इनका क्या रवैया रहा और किस अंदाज में वो डॉट्स कनेक्ट करते करते आपको याद होगा कि जी ये 5 जज बुक्स से भरे हुए बैठे हुए हैं। अभी आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना, तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और फैसले कहीं और लिखे जाते हैं और इस किस्म की बातें हुई और अल्टीमेटली रिलीफ मिला तो बड़ा खुशी मनाई गई कि जी ये तो अदलिया आज़ाद अदलिया है और मरियम बीबी एक्विट हो गई, सब कुछ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। और उसके बाद कल का हम फैसला देखते हैं कि जी जब इलेक्शंस पे लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी इलेक्शंस तो आइन कहता है कि 90 डेज़ है और इस मुल्क में आइन से बाहर हमने जाना नहीं है, तो इलेक्शंस तो होंगे। तो फिर अदलिया आपको अचानक से द मॉर्निंग यू गेट अप आपको बुरी लगनी शुरू हो गई कि जी ये क्या अदलिया ने कर दिया, क्यों लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जी इलेक्शन करवाए जाएं। और बात हो रही है कि जी ठीक है, अगर पीटीआई वाले भी कहते हैं या उन्होंने भी अदलिया के ख़िलाफ़ बात की, तो क्या ये इस चीज़ का लाइसेंस दे दिया जाएगा कि जी अगर चूँकि पीटीआई के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हो रहा तो फिर इनको भी लाइसेंस दिया जाए? मुझे तो याद है कि अभी बल्कि अदलिया इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको याद होगा इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत का केस आ गया था कि जी उन्होंने वो जज साहिबा जो उनसी हैं एडिशनल सेशन जज थी, उनके बारे में बात की, ज़ेबा के बारे में, तो उनको आके एक्सक्यूज़ करना पड़ा, उनको आके माफ़ी मांगनी पड़ी। और हमने सुना मरियम बीबी के आपने बात की जी कभी जजों को जज फिक्सर कहा गया, हमने वो मैच फिक्सिंग का तो सुना था, यहाँ पे ये अल्फाज भी ओपनली अदा किए गए। अगर वो समझते हैं कि पीटीआई को छूट मिली तो इससे बड़ी छूट तो इन्हें दी जा रही है कि जो ओपनली एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ये कुछ कहा जा रहा। तो अब बात ये है कि हमने देखना है ये किस तनाजुर में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास या दूसरी अदलिया के पास केसेस कौन से हैं। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक का तो उन्होंने जिक्र कर दिया, आपने भी कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जल्द आ जाएंगे। आपको याद होगा कि कहा गया था कि हमें गारंटी अगर दे दी जाए तो वो कल की फ्लाइट से मैं उनको वापस ले आऊंगी। आपको अगर याद हो ये स्टेटमेंट भी आई थी मरीम साहिबा की। और एक और गारंटी भी तो थी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी थी कि जनाब ये मियाँ साहब को आप जब भी कहेंगे। वो कैसे पूछे, वो अभी उन्होंने हल्फ लिया, वो आए और उनकी पार्टी ने कहा कि जी हम जिस मकसद के लिए आए हुए हैं कि हमने अपने केसेस ख़त्म कराने हैं। तो अब वो देखें ना, वो उस मकसद में कामयाबी हो रही है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है नैब की अमेंडमेंट्स जो हुई हैं जिसके तहत अरबों रुपए के केसेस माफ़ कराए गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हैं। और अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो अब ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाला है केस, और उसमें अगर कोई इस किस्म की जजमेंट आती है कि जिसमें वो अल्ट्रा वायरस करार दे देते हैं जैसे एनआरओ के कानून को सुप्रीम कोर्ट के लाजिम बेंच ने दिया था, तो फिर जो ये पूरी सियासत है, ये जो पूरा बयानिया था कि जी वो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि जी हम तो इसलिए आए थे कि जी अपने केसेस खत्म करें, तो वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये परेशानी स्टेटमेंट्स में भी नजर आ रही है। इसको इस बात को भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जरा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होने चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुजाहिद बरेलवी साहब,
एक तारीख आपने गिनवाई और एक तारीख पे नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी गिनवाई। लेकिन बहरहाल हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब इलेक्शन, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कि इलेक्शन हो और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि गवर्नर साहब से मुशावरत करें और फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल इजलास की खबरें हैं कि कल उन्होंने कोई इजलास रखा है। आपको इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक बात है ना नादिया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इवन आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका पंजाब में कोई स्टेक पे नहीं है और आई हैव डाउट कि उनको क्या कामयाबी मिलेगी, लेकिन उन्होंने ये समझा है कि जनाब जिस तरह वो सिंध के बाद बलूचिस्तान में गए हैं, इवन अभी मैं पढ़ रहा था कि खुशदार तक में वो यूसी के इलेक्शन जीते हैं। लोग जो शामिल हो रहे हैं, अब क्यों शामिल हो रहे हैं ये एक अलग बात है, मैं नहीं जाऊंगा, नाम भी नहीं दे रहा मैं पिंडिया पारा का, नहीं आओ। तो अब ये पंजाब में वो गए हैं, जबकि नून लीग और पीडीएम का आज उनके साथ कंसल्ट हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि बड़ा अच्छा मौका है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी आज तक नहीं भूली कि 85 में जो उन्होंने असेंबली का जिक्र करते हैं, कोट करते हैं उसको, हर वक्त अपनी गलती थी, क्योंकि उसके बाद ये जो नई जितनी भी आज जो खड़े हुए ना शरीफ तमीद और ये जो लीडरशिप आई है, ये 85 की पैदावार है। अगर वो कंटिन्यूएशन रहता तो शायद लोग मौजूद नहीं होते अगर पीपल्स पार्टी की रहनी हो। तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रही है और वो समझती है, और ये भी हो सकता है फरिश्ते और जो भी है कुछ काम भी उनके आ जाएं कि उन्हें जुनूबी पंजाब में भी एक सपोर्ट है और 12-14 नशिस्तें ले जाएं, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनकी। तो यानी पीपल्स पार्टी इलेक्शन में वापस आ रही है, क्योंकि नून लीग का तजर्बा ये है। मरियम बीबी आज आई हैं और बड़े बड़े काबिल एहतराम हैं, क्राउड पुलर हैं, पॉपुलर लीडर, तरीन लीडर हैं, लेकिन आपने देखा नहीं, बल्कि नादिया आप शायद नहीं वहां मौजूद, कि अभी जो लास्ट जिमनी इलेक्शन हुए हैं लाहौर के, 20 में से 15 नशिस्तें, लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तों पर पीटीआई के बारे दोबारा जीते। फिर जो जिमनी इलेक्शन हुए कराची में, अभी कोई मैं जिन साहब को जानता भी नहीं हूँ, मौलवी साहब कोई हैं, तो महमूद मौलवी, हाँ, तो वो साहब वो यानी कोई 35,000 वोट लेके हुए। तो अब तक जो जिमनी इलेक्शन अप्रैल में इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद हुए हैं, उसमें सब में तकरीबन कामयाबी हासिल हुई है। और केपी और पंजाब में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, चाहे यहाँ नहीं, सब कॉन्टिनेंट में, दुनिया भर में इलेक्शन से कभी इनकारी नहीं होती, बल्कि वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। सॉरी टू से, इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार रहे। अव्वल तो चाहे ज़लज़ला आए, चाहे जंग हो, इलेक्शन को नहीं टाल आप नो नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन के लोग क्यों पल रहे हैं? मुझे पता है एक मेंबर इलेक्शन कमीशन की तनख्वाह 15 लाख रुपए है। उनके जो तमाम जो उनको बाकी चीजें मिलती हैं, उनके पैकेज जो है 50 लाख के हैं, क्योंकि बलोच मेरा दोस्त है, वो इलेक्शन कमीशन का मेंबर रहा है। 50 लाख रुपए महीना लेते हैं, चार सूबों के 4 इलेक्शन कमिश्नर, 4,000 का इनका वो है। आप गौर कीजिए कि इंडिया में जिसकी आबादी 1 अरब से ज्यादा है, पाकिस्तान के मुकाबले, उनका अमला हमारे से 4 गुना कम है, और वो हर वक्त इलेक्शन ही होते रहते हैं, कभी प्रोविंस के इलेक्शन होते हैं। उनका इलेक्शन से भागना इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट को ठीक है, डेफिनेटली उनका ये काम है, और इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली उनका ही काम है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, उनका 24 घंटे और क्या काम है? क्या उनका काम है कोई फुटबॉल के टूर्नामेंट कराना या पीएसएल में मसरूफ है? ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, अब इसके साथ साथ मुझे नसरुल्लाह मलिक साहब ये बताएगा कि गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन डेट देनी थी इलेक्शन कमीशन को, क्या उनका ये जो एक्सक्यूज है वो काबिल कबूल है कि चूंकि मैंने समरी पे साइन नहीं किए थे, ऑटोमेटिकली तहलील हुई थी विद इन 48 आवर्स असेंबली, तो मैं इसलिए डेट इलेक्शन की नहीं दूंगा। अब इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी है उन्हीं गवर्नर साहब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के रोशनी में, अब क्या होगा? देखिए, अगर असूली बात की जाए, जो मुझे बेबी साहब बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है इलेक्शन कराने का 90 रोज के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ असल में असूल, आइन और क़वायद-ओ-ज़ाबित पे अमल दरामद कहाँ होता है? आप मुझे बताइए कि ये जो हुकूमत इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, उससे पहले इमरान खान साहब कितने पॉपुलर थे? यकीनी बात है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे आ चुकी थी। तहरीक-ए-अदम एतमाद के बाद उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर गया है, और उसके बाद जो आपकी मईशत के जो कुछ अहम फैसले हैं, वो अगर पीडीएम की हुकूमत करती है या कर रही है, उसको पॉलिटिकल जो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, यकीनी बात है वो चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो। ये देखिए, आप एक दिलमे के लिए भूल जाइए कि ये सारे क़वायद-ओ-ज़ाबित या ये असूल किसी के नहीं होते। सियासत में कोई असूल नहीं होता। पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ ताकत की ज़बान चलती है।
और ये शायद हम सिर्फ एक पार्टी के ऊपर जब हम फिक्स कर देते हैं उससे हमारा शायद जो तजिया है वो दुरुस्त नहीं रहता। इमरान खान साहब का बयानिया था कि बलदियाती इलेक्शन ही मुल्कों को आगे लेके जाते हैं, तरक्की की अलामत होते हैं, और अगर जब तक अब ग्रास रूट लेवल पे इक़्तिदार नहीं देते मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पंजाब के अंदर इमरान खान साहब ने किस आइन और कानून के तहत एक एग्जीक्यूटिव आर्डर्स के जरिए पूरे पंजाब के बलदियाती इदारे तोड़ दिए, और जब तक वो इक़्तिदार में रहे पंजाब के अंदर उन्हें बलदियाती इलेक्शन नहीं होने दिए, इसलिए कि इमरान खान साहब को पता था कि वो बलदियाती इलेक्शन हार रहे हैं। मसला ये इसी वक्त ये है जो खान साहब कर रहे थे, जो माजी में हो रहा था, आज की हुकूमत भी ये चाहती है। आज की हुकूमत चाहती है कि वो जो सख्त फैसले कर रहे हैं, बजट की तैयारी कर रहे हैं, बाहर से पैसे नहीं, मांग वो तो रहे ठीक है हैं। मलिक साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत नहीं चाहती ना, ये तो क्लियर है, बड़ा क्लियर है कि हुकूमत नहीं चाहती। बट माय क्वेश्चन वाज कि अब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि जी आप मुशावरत करें गवर्नर से और इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करें, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। गवर्नर साहब के पास एक्सक्यूज ये थी कि चूंकि मैंने समरी पे साइन नहीं किए इसलिए मैं डेट भी नहीं देता। तो अब उनसे मुशावरत होगी नहीं होगी, इलेक्शन होंगे टाइम पे, इलेक्शन कमीशन डेट फौरी तौर पे अनाउंस करेगा, क्या लग रहा है आपको? और ये जो एक्सक्यूज दी गवर्नर ने मुनासिब इलेक्शन की तारीख, मुझे लगता नहीं इलेक्शन की तारीख अनाउंस होगी। ये पिछले चंद माह के वाकयात आप देखें ना, गवर्नर उमर चीमा साहब थे, क्या उस वक्त क्या आइन के मुताबिक काम होता रहा? फिर नए गवर्नर आए, क्या आइन के मुताबिक होता रहा? सरवर साहब थे, किस तरीके से समरी रोकी गई, किस तरीके से भेजी गई? ये लिटिगेशन में चला जाएगा, फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के पास हुकूमत चली जाएगी, दहशतगर्दी है, इस वक्त मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं, हम इलेक्शन एक वक्त में हमें करवाने चाहिए, कौमी सूबाई असेंबली के, सूबाई असेंबली क्यों, फिर कौमी असेंबली क्यों? ये तो मतलब आपको भी वही लग रहा है जो पीटीआई को लग रहा है कि इलेक्शंस नहीं होते। ठीक है, मैं जरा राजा अमीर अब्बास साहब से भी बात कर लेती हूँ। राजा अमीर अब्बास साहब, अब अगर ये राय है कि जी हुकूमत डेफिनेटली नहीं चाह रही, इलेक्शन कमीशन अभी तक वही कर रहा है जो हुकूमत नहीं चाह रही या हुकूमत चाह रही है बज़ाहिर, तो अब हुकूमत के पास क्या है? या तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नर साहब जाते हैं, अपील कर देते हैं या इसको वो करते हैं। दूसरा दो तीन, या तो दहशतगर्दी के कोई जवाब बना सकते हैं, माली मामलात को यानी माशी मामलात को। दूसरा एक है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो सेंसस के हवाले से बात हुई थी कि नई सेंसस के तहत ही अगले आने वाले इलेक्शंस होंगे, इन तीनों के जवाब को काबिल कबूल हो सकेंगे ये आपको लगता है अदालतों में? देखिए, अभी बात की गई जी पाकिस्तान में कवानीन को कहाँ देखा जाता है, असूलों को कहाँ देखा जाता है, लेकिन अब वो दौर भी नहीं रहा कि जिसमें कवानीन को ना देखा जाए, क्योंकि अब अदालतें कोई ऐसी बात सुनने के लिए नहीं तैयार कि जिसमें कह दिया जाए कि आइन तो एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, और ये कहा गया था माजी में, लेकिन अब अदालतों ने उसके बाद बहुत अपने आइन को डिफेंड करने के बारे में बड़े स्ट्रिक्ट उनके डिसीजंस आए, माजी में भी आए, हालिया माजी में भी आए, और अब आप देखेंगे कल का जो फैसला आया उसमें जो प्योरली फैसला है उसने किसी पार्टी की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि जी मैं टोटली अपने आप को रिफ्रेन करूंगा और मैं फोकस करूंगा आइन इस बारे में क्या कहता है, और आइन पाकिस्तान अगर कहता है 90 डेज में इलेक्शंस होने हैं, तो उन्होंने एक बात की कि दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एंड ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब उन पे एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, तो जब कोर्ट ने भी वो फिक्स कर दी, आइन ने भी वो फिक्स कर दी, तो फिर कोई वजह नहीं कि वो इस अपनी ड्यूटी को सरअंजाम ना दें। और गवर्नर साहब अगर तारीख नहीं देते तो इसी इलेक्शन एक्ट 2017 में है कि सदर ममलिकत भी डेट दे सकते हैं। अच्छा जी जी, और अगर ये चैलेंज करते हैं, मैं नहीं समझता कि ये इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट भी स्टैंप लगा दे कि यस ये इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि अगर ये इलेक्शंस होने हैं तो फिर अगले भी नेशनल असेंबली के और जनरल इलेक्शंस भी होने हैं। और ये जो बात की जाती है कि जी नहीं कोई मुल्क में दहशतगर्दी का ऐसा बना दिया जाए, तो जो IGKP हैं जहां पे दहशतगर्दी के ये तमाम वाकयात हुए, वो ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए, यस वी आर रेडी, और हम इस पोजीशन में हैं, जिसमें कमिश्नर भी थे और वहां के वजीर आला भी, कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं।
और आइन में कहीं नहीं है कि दहशतगर्दी की वजह से ये जो फाइनेंशियल की बात की जा रही है कि जी इसकी वजह से कोई इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब असेंबली मौजूद होगी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, अगर गवर्नर राज गवर्नमेंट को तूल दिया जाता है तो उस असेंबली से एक करारदाद पास करानी होती है। अब वो असेंबली मौजूद नहीं है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कतन पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर वॉर लाइक सिचुएशन है, खुदा न खासा मुल्क में जंग है, तो फिर एक है। जी मलिक साहब कुछ कह रहे हैं? राज साहब, अगर दो चीजें पूछने की अगर आप इजाजत दें। पहली बात यह है कि लाहौर हाई मलिक साहब माजरत, मलिक साहब मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आती हूँ, आपकी बात से शुरू करेंगे जी सर। ब्रेक के बाद वापस आते हो, अपने दोनों सवाल कीजिएगा, फिर बात को यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। मुझे ऐसा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपकी तरफ आना था, लेकिन उससे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब की एक बात मैंने काट दी थी, तो मैं चाह रही हूँ कि उनकी बात को अगर सर कंप्लीट कर लूँ तो। सीनियर है हमारे तो वो भी आपके सीनियर है, आप अपने आप को छोटा कह रहे हैं मालिक। जी मलिक साहब, मैं राजा साहब से दो सवाल पूछना चाह रहा था। एक तो ये है कि लाहौर में पंजाब जाती इदारे बहाल कर दिए थे अदालत ने। पीटीआई की हुकूमत ने उन तमाम इदारों को बहाल नहीं किया, ना उन्हें काम करने दिया। कहाँ गया वो अदालती फैसला? दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर 24 घंटे के अंदर यानी 8 घंटे बाद बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएं, ये हुक्मनामा था। इस हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम बहुत माजी में नहीं जाते, मैं दो करीब के आपको वाकयात आपके सामने रखती हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंटेशन की है, और ये आईनी जिम्मेदारी थी उस वक्त पीटीआई की, क्योंकि हमारा आईने पाकिस्तान कहता है कि आपने जो पावर है ये नीचे ट्रांसमिट करनी है लोकल बॉडीज की तरफ, और अगर उसका इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी, और इस पे कोई एक्सक्यूज नहीं कि उन्होंने कोई इसको सही किया, और इन्हें चाहना चाहिए था कि अपना ऑर्डर्स जो सा है उसका भी आइन में तरीक़ाकार है कि उसको इम्प्लीमेंट कराने का क्या तरीक़ाकार है। और जो इस्लामाबाद में ऑर्डर हुआ था उसमें दुश्वारी ये आ गई थी कि लेस देन 24 आवर्स थे, उस वजह से वो इलेक्शन नहीं हो पा रहे। लेकिन यहाँ पे तो एम्पल ऑफ टाइम मौजूद है और वो शेड्यूल देना, और मैं समझता हूँ कि जब ऑब्लिगेशन और ड्यूटी दे दी जाए ना कोर्ट की तरफ से, तो फिर जो अगली कोर्ट होगी वो पूछेगी कि जी इन केस आप यू हैव फेल्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, तो फिर उसके रिपरकशंस भी हैं, उसका भी फिर तरीका आइन में मौजूद है। ठीक है, और ठीक वो है। भी फील्ड में आ सकता ठीक है। मुजाहिद बरेलवी साहब, अब जो हमने एक वॉइस ऑफ अमेरिका को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में अब चारों तरफ से उस इंटरव्यू की बड़ी धूम है। वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया। इमरान खान साहब जो हुकूमत के खात्मे के बाद जो उनका सबसे मोस्ट पॉपुलर जो उनका एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था, खुद उन्होंने किया था कि जी अमरीकी साजिश हुई और मुझे हुकूमत से बाहर कर दिया, और यहाँ पर उनके फैसिलिटेटर थे जिन्होंने अमरीकी साजिश को अमली जामा पहनाया। आज उन्होंने कहा कि नहीं जी साजिश यहाँ से हुई थी, साजिश इंपोर्ट नहीं हुई थी, एक्सपोर्ट हुई थी। तो इमरान खान के बयानिए को के लिए कितना बड़ा डेंट है ये आप देखते हैं? देखिए, मुझे ये जो एक करसौई से एक जमाने में बड़ा वो होता था जी, भुट्टो साहब के जमाने में ये बहुत फेल हुआ। ये तो एक रियलिटी है कि पाकिस्तान में जो हमारी फौज है वो अब से नहीं, जब से उसकी पैदाइश हुई यूब खान के जमाने में कि वो ब्रिटिश के अंदर में थे, और अमेरिकन वो था, वो एक पूरी हिस्ट्री है कि जो चेंज होते रहे, बड़े शुमार किताबें चुकी हैं। भुट्टो साहब के बारे में कायदा गवर्नमेंट उन्होंने खत्म करी, बीबी के बारे में 12 NRO हुआ, अमेरिकन से कराया, किताबें लिखी जा चुकी हैं। दुनिया में हुआ है कि बाकायदा एक फौजी डिक्टेटर के साथ, मुशर्रफ के साथ बेनजीर भुट्टो जो है NRO करें और फिर उसके बाद उनकी गारंटी के साथ वापस आए। फिर आपने देखा क्या करा। तो ये बदकिस्मती ये है कि वाशिंगटन और जद्दा का हमारे यहाँ रिवाय जद्दा, पहले वो लंदन के जरिए होता था। अगर आप किताब बाद में पढ़ें कि वो जो वाशिंगटन ने भी जो कुछ किया वो लंदन के जरिए किया था NRO। अब आगे मजीद हमारी इतनी वक्त कम हो गई है कि अब दुबई और बहरहाल माहिदा दुबई में हुआ था, जद्दा के जरिए होता है। तो ये जो अमेरिकन का जो है वो उसका, और ये उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट जो डोमेस्टिक नहीं है। ये तो सब बेचारे ऐसे ही 4-4, 5-5 वीजे की मार हैं जो हमारी हुकूमत इस वक्त सेनेटर, MP, MNA, मिनिस्टर वगैरह, जो पॉलिटिकल सिचुएशन के सबब पाकिस्तान की एक जरूरत है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ईरान में क्या सिचुएशन है, नहीं बरेलवी साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि इमरान खान साहब ने जो पहले ये कहते थे कि अमेरिकन साजिश थी, वो कहते हैं कि नहीं
पाकिस्तान में हुई थी और जनरल बाजवा पे को वो मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं। वो कहते हैं ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हुई थी, ये एक्सपोर्ट हुई थी, यहाँ से वहां गई थी। तो ये देखिए, हाँ देखिए कोई अच्छी बात नहीं ना। ये देखिए इमरान खान अब अगर इस मामले में अगर भोले और कप्तान है तो मुझे हैरत है। लेकिन जब उनके 20 MNA जाके सिंध हाउस में बैठ गए थे तो उन्हें नहीं पता था कि उनकी गिनती पूरी करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो उन्हें 7 MCM की बैसाखियां दी थी, 8 बाप की बैसाखियां दी थी, एक बेचारे बुक्ति को पकड़ के लाए थे, एक और आदमी को दुबई से लाया गया था, एक वो अली वजीर को जो है जेल से ला कराया गया था, तब जाके इमरान खान साहब की गिनती पूरी हुई थी, हुकूमत दिलाई। जब ये जाने लगे 20 MPH MNA चले गए खान साहब पे, जब MKM और बाप जाने वाली थी, क्या इमरान खान का सामने नहीं समझ रहा था इसमें साजिश की जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट जा रही है, उसके बावजूद चिमटे रहे। बल्कि सॉरी टू से उस रात तक वो इंतजार करते रहे। अगर आपको याद होगा अप्रैल को जब सायरन बज रहे थे, सुप्रीम कोर्ट 8-12 बजे तक खुला हुआ था, पिशावर की कॉल का इंतजार कर रहे थे। पिशावर में पता है किसी कॉल कर रहे थे जो आदमी भावलपुर जाने वाला था। तो ये इमरान खान साहब ने भी सॉरी टू वही जो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने किया, बदकिस्मती इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडरशिप ने उन्हीं लोगों के उसको जो है बैसाखियों को इस्तेमाल किया अपने पावर में रहने के लिए। हालांकि उस वक्त अगर मुझे याद है नादिया, आखिरी बात मैं कह दूं, 1.5 साल बाद हो गया इस बात को, मैं और शेख कामरान खान हम 2-3 साथी बैठे थे और उन्होंने इस बात से एग्री करा कि खादब आपने जितना आपको सरकार मिला था आपने छोड़ क्यों नहीं दिया, एग्री कर रहे। तो मैंने कहा आप छोड़ दें, फिर तो खामोश हो गए, बल्कि जुबानी जवाब दिया कि आपको पता मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। कहने का मकसद ये है बदकिस्मती है पाकिस्तान के तख्त इस्लामाबाद के तख्त पर कोई बैठता है जिसे आशीर्वाद पिंडी या पारा वाशिंगटन की होती है और बदकिस्मती वो देखते भी उसी तरफ है। मलिक साहब, आपको लगता है कि खान साहब के इस इंटरव्यू में जो इन्होंने बात की है ये उनके नैरेटिव के लिए एक बहुत बड़ा धचका है या कोई डेंट है? एटलीस्ट माने या ना माने, इमरान खान साहब के बढ़ते हुए बयानात उनके लिए खासे नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। अब पीटीआई पॉपुलैरिटी के 100 में मुब्तला जो समझती कि हम जो मर्जी कह लेंगे लोग हमारे साथ वैसे ही रहेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो इमरान खान साहब के बदलते हुए बयानात को अब दुरुस्त नहीं। अब देखें ना, मोहसिन नकवी साहब पहले कुछ दिन पहले तक उनकी हुकूमत गिराने के जिम्मेदार थे। चले शुक्र है हमारे दोस्त मोहसिन नकवी साहब तो आज बरी जिम्मा हो गए, अब वो जनरल बाजवा को जो है वो जिम्मेदार। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एक पॉपुलर स्लोगन लेके चल रहे थे उस वक्त, एंटी अमेरिका, फिर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं ये काम तो नहीं करना चाहिए, फिर अब वो शिफ्ट करते रहते हैं। अब वो जनरल बाजवा चूंकि जा चुके हैं, इसलिए सारा बलबा जनरल बाजवा के ऊपर डालकर जो है अपने आप को मजीद जो है वो समझते हैं कि पॉपुलर रख सकते हैं। ऐसे चीजें चलेंगी नहीं। खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना चाहते हैं लेकिन बाजवा साहब को टारगेट करके, और पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अगर एक आर्मी चीफ जो रिसेंटली आर्मी चीफ थे वो जा चुके हों और उनके खिलाफ एक भरपूर कैंपेन चलती रहे और आने वाली फौज की लीडरशिप उससे ठंडे पेटों बर्दाश्त कर जाए। ऐसा होगा नहीं। इमरान खान साहब अब भी चाहते हैं, लेकिन मलिक साहब ये सिर्फ पीटीआई तो नहीं कर रही, ये सिर्फ खान साहब तो नहीं कर रहे, ये तो नून लीग भी कर रही है। अभी हाल ही में मरियम नवाज ने बयान दिया कि हमारी तो हुकूमत 28 नवंबर के बाद है, उससे पहले तो यही लोग कर रहे थे। मसला ये ना, देखिए मुस्लिम लीग नवाज भी ये समझती है जब बाजवा साहब चले गए हैं, खैर उनको टारगेट कर लिया जाए ताकि हम अपना बयानी एंटी एस्टैब्लिशमेंट को उसको कंटिन्यू कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों में कोई भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। ये बात मैं आज आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। हर जो जमात चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट की छतरी उसको मुयस्सर आ जाए और वो ठीक है। अच्छा राजा अमीर अब्बास साहब, अब जो ये इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आप उसको यू टर्न देखते हैं या जिस तरह से नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब तो चले गए, अब ज़ाहिर है वो कहते हैं ना बाजवा था, अमेरिका है, ताल्लुकात उससे बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गई है कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के साथ या एंटी अमेरिकन नैरेटिव के साथ दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। देखिए, ये जो इमरान खान साहब ने बात की उसके साथ उन्होंने एक ऐड किया कि जी जो फैक्ट्स रिवील हुए हैं, और इमरान खान साहब मेरे ख्याल पहले दिन से कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट को भी ख़त लिखा उन्होंने कि जी इसकी इंक्वायरी कर ली जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए, इस साइफर के बारे में
प्रोब कर लिया जाए कि इसके पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं, और अगर वो एलिमेंट्स सामने आ जाते तो गालिबन ये तमाम चीज़ें क्लियर होती कि क्या वो वजूहात बनी। खान साहब ने तो खाली ये बात नहीं की कि जी बाजवा साहब ने ये किया, खान साहब ने तो ये भी कहा कि जी बाजवा साहब के तो शुरू से फेवरेट थे शहबाज शरीफ साहब, बाजवा साहब शहबाज शरीफ साहब को लाना चाह रहे थे। और जब हम देखते हैं कि जी क्या हुआ, अभी जैसे बरेलवी साहब ने कहा कि जी MQM चली जाती है, बाप के लोग चले जाते हैं, वो एक ग्रुप बन जाता है कि जो सिंध हाउस में आके बैठ जाता है, और रिजल्ट क्या निकलता है, वही बात कि जी शहबाज शरीफ साहब जिनको कल तक कहा जा रहा था कि अरबों के केसेस हैं, उनको ओथ ला के दे दिया जाता है, केसेस खत्म होते हैं। तो ऑब्वियसली ये तमाम चीजें अमेरिका ने तो नहीं की होंगी, ये हमारी इंटरनल ही जो है इन्वॉल्वमेंट है। तो खान साहब पहले ही कहते थे कि अमेरिका से एक साइफर आया, अमेरिका ने उसमें किसको एड्रेस किया कि जी आप जो है वो इनकी हुकूमत गिरा दें, तो फिर अब वो कहते हैं कि हम ये खुद, उन्होंने खान साहब ने इस इंटरव्यू में कहा कि जब चीजें अनफोल्ड हुई देन वी रियलाइज कि ये चीज इंपोर्ट नहीं हुई है, ये चीज एक्सपोर्ट हुई है, यानी पहले यहाँ से गई है, उनको बताया गया कि खान साहब जो है वो बड़े एंटी अमेरिकन है, तो आप इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लें। वो खान साहब जो कहते हैं कि वो जो साइफर आया और वो किसको लिखा गया था, बाद में वो हवाला दिया कि अरशद शरीफ शहीद साहब भी बात करते थे कि वो कौन था। तो वो कौन था के जवाब में तो इमरान खान साहब ने बड़े क्लियरली कहा कि जी जो उनसे हैं बाजवा साहब, अगर उन्होंने जावेद चौधरी के उसमें ये मान लिया है कि जी हमारी रीडिंग ये थी कि इमरान खान मुल्क के लिए एक खतरा थे और उनको निकालना था, तो वो उस रेफरेंस से जो उन्होंने बात की कि ये खुद मान रहे हैं कि वो मैं था। तो दीज आर ऑल पॉलिटिकल थिंग्स। मलिक साहब कुछ कह रहे हैं जी, ये वो चीजें हैं कि जो कि पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, बट जो फैक्ट है जो आम आदमी का है वो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ उससे मुल्क को क्या मिला और उससे मुल्क की इकानमी को क्या मिला और गरीब आदमी को क्या मिला। नहीं, इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम किया हुआ है, अभी आप उस इंटरव्यू को निकाल के ऑनर कर सकते हैं कि अमेरिकी साजिश थी, मुझे गिला अपनी एस्टेब्लिशमेंट से है कि इन्होंने उसका रास्ता क्यों नहीं रोका। उस वक्त इमरान खान साहब ने बिल्कुल नहीं कहा था एस्टेब्लिशमेंट जो है ये साजिश कर रही थी, उन्होंने कहा था मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट से ये गिला है कि इन्होंने उस साजिश को रोका। रोक सकते थे, रोक सकते थे तो रोका क्यों नहीं? हाँ नहीं, वो मैंने भी सुना और उसमें जिस उन्होंने कहा था चले मान लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन कम से कम वो रोक तो सकती है। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स, आई रिमेंबर इट टू, कि चलो मान लिया एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, तो वो कम से कम रोक तो सकती थी। दिस वाज हिज रिस्पांस टू अ क्वेश्चन। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में आज मौक़िफ़ बरेलवी साहब हैं हमारे साथ? जी बरेली साहब, इस पे जरा आप भी कमेंट कर दें कि ये वाला जॉब है तो अमेरिका से, लेट मी कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि अब अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं इमरान खान साहब। क्या उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स या इस तरह से जो है वो इक़्तिदार उनके पास नहीं आ सकेगा दोबारा? हाँ, ये सऊदी से ये बदकिस्मती है नादिया, लेकिन एक बात आप ये भी ध्यान में रखें कि अब कोई ओपन सीक्रेट है कि IMF ने, जो बहरहाल हम जिसको समझते हैं कि वाशिंगटन का शेडो है, उन्होंने भी जो है इनसे कुछ इनके मुताबिक इतनी नाक रगड़वाई, उसके बावजूद साइन करके नहीं गए। और उनका इसरार था कि जो अपोजिशन है उसको जब तक लीडर की अपोजिशन, और इसीलिए गालिबन मुझे लगता है कि जो 43 अरकान की को बहाल किया गया जो असेंबली में जाएं, कि जब तक IMF ये चाहता था कि जब तक PTI ऑन बोर्ड नहीं ली जाएगी या अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं जाएगी हम आपको पैसे नहीं देंगे। अगर IMF पैसे नहीं देगा तो इनका कहीं नहीं बनेगा। इसलिए ये इज बोथ वे, यानी वाशिंगटन की भी इमरान खान जरूरत है कि बहरहाल इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, ये फेल हो चुके हैं टेररिज्म पे काबू पाने पर, इकोनॉमी को काबू करने पर, इलेक्शन, यानी जो भी आप समझते हैं डेमोक्रेटिक मीन, उसमें शरीफ और शरीफों की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और वो समझते हैं क्योंकि उनका बहुत ज्यादा स्टेक है पाकिस्तान पर कि हमें इमरान खान को ऑन बोर्ड लेने पड़ेगा, इवन चाहे वो अपोजिशन में क्यों ना हो, उसको असेंबली से बाहर करके, हुकूमत से बाहर करके, विक्टिमाइज करके। अच्छा ठीक है बरेलवी साहब, अब जब ये PTI के 43 अरकान जाएंगे असेंबली में वापस, तो अपोजिशन लीडर इनका होगा, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप इनके पास आ जाएगी, किस क्या बदला हुआ चेहरा देख रहे हैं आप पार्लियामेंट का? नहीं, ये होगा एक साउंड ये होगा ना कि जो यानी खाली ये नहीं
जो केयर टेकर है वो भी, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो भी दोनों मिलकर तय करेंगे, कंसेंसस तो होता नहीं है करेंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन के बाद मामला चला जाएगा। जी, तमाम इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है ये बहरहाल एक आइन में अच्छी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के साथ होंगी, इसलिए अब इनकी मजबूरी है कि चाहे 43 या 15 जितने भी एमएनएस हैं उन्हें वो कौमी असेंबली में जाने दें, ताकि जेन्युइन अपोजिशन लीडर और जो एक्सेप्ट कर लिया है पीटीआई ने वो जाए और ये फैसले करे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुजाहिद बरेलवी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, राजा आमिर अब्बास साहब आपका। बात से ये 43 तक नहीं है, कल फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि 70 मजीद जो लोगों के रेजिग्नेशन जिन्होंने एक्सेप्ट किए हैं उसके लिए भी हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, तो हो सकता है कि वो भी चले जाएँ, लेकिन बहरहाल 43 भी अगर अब कल जा रहे हैं इजलास में तो एक अच्छी डेवलपमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, प्लस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, और उसके बाद जिस तरह से कंसेंसस होंगे निगरान सेटअप पर वो भी इनके दरमियान होंगे, तो कम से कम एक अच्छी पार्लियामेंट हमें कम से कम देखने को मिलेगी। प्रोग्राम से नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।